तो हमने लोग लाइक करेंगे, लोग पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जब आप डायमंड बनेंगे, क्राउन बनेंगे, यूसीए बनेंगे, तो आपको बहुत वाह वाह करेंगे, बोले यार क्या इंस्पायर होंगे। उसके लिए थोड़ा सा जहाँ नॉर्मल लोग गिव अप कर देते हैं वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसकी तैयारी करनी है। आम परिवार से सादा माहौल से आना हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी ताकत होती है ना। इसलिए उसको अप्रिशिएट करिए। और कैसा जीवन चाहते हैं आप लोग, मुश्किल या आराम, मुश्किल या आसान, इजी एंड कंफर्ट। तो आप देखेंगे ये रूट चार्ट में आप देख रहे हैं डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही हैं, मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं, ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रही हैं, फेलियर दिखाई दे रही है, देन उसके बाद सक्सेस आ रही है ना। तो ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को नकारा नहीं जा सकता है और उसके बाद ही सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो टफनेस और एंथुजियाज्म जो है हमारे जीवन में हमको मजबूत बनाने के लिए आता है। ये मेरी 4 पीढ़ियों के फ़ोटो हैं, है ना। मेरे दादाजी, ताली की बात नहीं समझो, ये दादाजी हैं, फिर पिताजी हैं, फिर मैं हूँ और फिर हमारा सुपुत्र साहब है। तो अभी दादाजी सरकारी नौकरी में थे, फिर पिताजी सरकारी नौकरी में, फिर मैं भी सरकारी नौकरी में आ गया, फिर सुपुत्र को भी क्या करना था, लग जाती तो ठीक है। नहीं जरूरी थोड़ी ना करनी है, ऐसा तो है नहीं मैं अपनी दे दूंगा। अपनी दे सकता हूँ क्या, नहीं। तो उसकी लग जाती तुक्के में, जैसे मेरी लग गई तुक्के में, तो फिर उसका भी होना था। तो ये क्रम चला आ रहा था, तो ये क्रम हमेशा चलता रहता। लेकिन अभी इस क्रम में एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि एक चीज़ नई ऐड ऑन हो गई, है ना। एक चीज़ जुड़ गई, क्या जुड़ गई, सेफ शॉप। यही तो हुआ, सेफ शॉप जुड़ गई तीसरी पीढ़ी में। तो सेफ शॉप जुड़ने से क्या हुआ, तस्वीर में क्या हुआ, थोड़ा बदलाव आ गया। अब अगली पीढ़ी को क्या करना पड़ेगा, तो अगली पीढ़ी को अब कंपलसरी नहीं है, मजबूरी नहीं है कि नौकरी करना है, ढूंढना है, चॉइस है, तो खुली ज़िंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मजबूरी नहीं है ना, और ज़रूरी नहीं है कि नहीं करना है करना है करना है। अब मैं जैसे हमको पाठ पढ़ाया गया, तो हम पाठ नहीं पढ़ाएंगे तुमको सरकारी नौकरी की, कभी नहीं पढ़ाएंगे, ना कभी पढ़ाते हैं कि सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है ना। फ्री हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, बहुत बड़ी चीज़ है ये। आप इतने फ्री हो जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम हमारी दौलत, हमारी सारी चीज़ों से देने के लिए तैयार बैठे हैं, नहीं। हम दे देंगे तो फिर अपने आप क्या बनाएगा, अपने आप बनाना जरूरी है ना। लेकिन जो हमें संस्कार मिले, संस्कार उसको भी मिलने चाहिए, तो अपने दम पे खड़ा करना चाहिए। तो बात है, ऊपर वाले का खानदान का मिल गया उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये मजबूरी नहीं है कि नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, है ना। सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी, बताओ। हाँ, दिल से सोच के देखो ना, दिमाग से थोड़ा सा। तो यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, अभी 19 हुए हैं, 20 ही मान लो, कोई बात नहीं, 20 मान लीजिए। अगर सपोज उदाहरण के लिए 20 साल पहले जैसे हम नौकरी में भी गए, तो अगर सेफ शॉप को इनकार कर देते करने से और सिर्फ नौकरी करते, तो अभी 20 साल की नौकरी भी हो चुकी होती 19 साल की, बोलो। तो नौकरी 19 साल की हो जाती तो फिर देन उससे क्या होना था, इसको डेली पाठ पढ़ा रहे होते, क्या क्या पाठ पढ़ा रहे होते, बताओ, सही बताओ, सही बताओ, सही बताओ, है ना। सच्चाई है कि नहीं, करना है करना है, नाम मत डुबो देना, इज्जत खराब मत कर देना, गड़बड़ मत कर देना, तो करना है, ऐसे तो करना पड़ता ना। तो लेकिन क्या हुआ, अब इसमें सेफ शॉप आ गई और तो कुछ आया नहीं। अच्छा, जो आप कर रहे हो नौकरी उसको करते रहो, कौन मना कौन कर रहा है। लेकिन उसको करते करते अगर आप बिल्डअप कर लेते हो फिर तो फ्री हो सकते हो ना हमेशा के लिए। तो एक सिक्योरिटी होगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अच्छा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो कर रहे हैं, मतलब नौकरी भी कर रहे हैं, सेफ शॉप नहीं भी कर रहे, नौकरी भी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आप आकर के बेहतर से बेहतर एजुकेशन बच्चों को दिला सकते हैं, नहीं दिला सकते हैं। बेहतर एजुकेशन, बेहतर जो भी आप सुविधाएं, जो भी आप करना चाहते हो बनाने के लिए वो कर सकते हो। तो ये चीज़ें मोटिवेट होने की नहीं है, ये चीज़ें समझने की हैं, है ना। तो आपका जो पीढ़ी बदल सकती है, नेक्स्ट जनरेशन बदल सकती है। अच्छा, अब क्या हो गया, छोटी सी चीज़ है, उसमें क्या हो गया कि 3 पीढ़ी से चला आ रहा है, चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, बदलाव हो गया। और चौथी पीढ़ी में बदलाव ये हो गया कि अब जैसे इनको बोला जाए कि भाई गरीब आदमी पर निबंध लिखो, जैसे किसी राजकुमार से, किसी प्रिंस से
बोला जाए कि आप गरीब आदमी पर निबंध लिखो। जैसे मुकेश अंबानी के बच्चों से बोला जाए, और अभी ग्रैंडसन आ जाएंगे, उनसे बोला जाए गरीब आदमी पर निबंध लिख के लाओ स्कूल में, है ना, तो निबंध कैसे लिख के लाएंगे, कौन बताएगा? गरीब आदमी पर निबंध कैसे लिखाएंगे? एक दूर गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था, ये तो होगा पहली लाइन। उस बेचारे के पास कुल छोटी छोटी 3 कार थी, है ना। बेचारे के पास कुल 50 बीघा खेत था। सोच, वो तो अपने हिसाब सोच रहा है ना। एक बहुत ही छोटी सी फैक्ट्री का मालिक था कुल, जिसमें 300 लोग काम करते थे कुल। बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगी? अब जी तो हमसे पूछो ना, हमसे पूछो ना, अभी नेक्स्ट जनरेशन को क्या पता मतलब क्या रहता है ना। तो ये एक बदलाव। अभी क्या सोचते हैं हम लोग, क्या सोचते रहते हैं कि हम नहीं करने पड़े, तुम करो जो कुछ है। बच्चों से पूछते हैं ना, तू ज्यादा पढ़, बापू के नंबर कितने आए टोटल मिला के पूरे हाई स्कूल में? पूरे 75 नंबर आए होंगे सब मिला के, सारे सब्जेक्टों का टोटल मिला के 6 का जोड़ के 75 नंबर आए होंगे। और उसको बोल रहा है ओनली 75% मार्क्स। बच्चों का ज्ञान दे रहे हैं, 75% नंबर लेके आया कुल। और तेरे 75 नंबर पूरे आए थे क्या? बकवास कर रहा है। ठीक है, मैंने तो अपनी जितनी मार्कशीट थी सब छुपा के रख दी अंदर, किसी में फर्स्ट है नहीं, ऐसी जगह रख दी है कि कोई मैं भी ना ढूंढ पाऊं, क्योंकि खामा का किसी दिन पल्ले पड़ गई बच्चों को। आजकल के बच्चे होशियार वैसे ही हैं, सीधा इतनी घनघोर बेइज्जती होनी है। मैं बोला ना तो पल्ले पड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तह में छुपा के रख दो, कहीं पल्ले ना पड़ जाए, है ना। क्योंकि फिर पूछ लेगा बापू तुम्हारे कितने आए थे बताओ, तो इसलिए चुप रहो अपना। तो अभी लेकिन बदलाव क्या हो सकता है? बदलाव ये हो सकता है कि नेक्स्ट पीढ़ी में इतना बदलाव हो सकता है कि आप खुद ही कर लो ना। हम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप बीटेक करो, आप डॉक्टर बनो, आप ये करो, पीढ़ी बदल जावे, पीढ़ी बदल जावे, पीढ़ी बदल जावे। लेकिन हम ही कर डाले ना जो कुछ करना है। किसी को एक को तो करना ही है, एक ही को तो करना है, तो हम ही कर लें, है ना। क्यों भाई बताओ? तो थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है और कुछ संभावनाएं तलाशनी पड़ती हैं, सेटिंग बनानी पड़ती है, बन जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बन जाती है ना। कोरी बातें कई बार लगती हैं हमारे ऐसे मंच पर बैठ करके, और जब आदमी सफल हो जाता है तो उसको कुछ भी स्लाइड बना के कुछ भी बोल सकता है, तो ऐसे लगता है ठीक है आपकी तरह तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बोल भी सकते हैं, लेकिन बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। संभावनाएं तलाशी जाएं तो सारी चीज़ें बन जाती हैं, बनाने से बनती हैं। तो एक इतना बड़ा विशाल मतलब हम एक जनरेशन बदलने का काम कर रहे हैं, जहाँ से अगली पीढ़ियों को वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनको वो सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, प्रोफाइल बदल सकते हैं। जैसे अभी संजय जैन साहब तो ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, उनके बच्चे अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं दोनों, हैं। राजीव चतुर्वेदी साहब का बेटा अभी अमेरिका में है, नरसिंह ग्रेवाल जी का बेटा अभी इंग्लैंड से रिटर्न हुआ है, और बेटी शायद इंग्लैंड चली भी गई होगी, शादी हो गई एक इंजीनियर के साथ में, बड़ा इंजीनियर है, तो शायद उसके निकल गया होगा प्रमोशन पे, है ना। तो अब एक प्रोफाइल बदल जाता है पूरी तरीके से, प्रोफाइल इतना बदल जाता है। अब उनके बच्चे होंगे नेक्स्ट, है ना, शादी वादी हो रही है तो बच्चे भी होंगे ना, फिर उनसे पूछा जाए हाँ जी बताओ, तो सब उनका फ्रेंड सर्किल, उनका सब कुछ बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा सारा, है ना, सब बदल गया। तो इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन हम जिस प्रोफाइल में, तो हम इस जन्म में सोच भी सकते थे क्या? तो इतना बड़ा मामला है हम लोगों के पास में, जहाँ से हम बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। इसकी तैयारी करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी तैयारी करनी है। जो आप कर रहे हैं उसको करते करते भी कर सकते हैं। अगर इसको नहीं करते तो सिर्फ नौकरी करते, तो नौकरी करने से, नौकरी की लिमिटेशंस हैं। नौकरी खराब नहीं है, नौकरी अच्छी है, लेकिन उसकी मर्यादाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन उन लिमिटेशंस को तोड़ करके हम कुछ करते हैं अलग से, तो वहाँ से सारी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। हम हमेशा अचीवर को, परफॉर्मर को, सफल आदमी को, रिवार्ड को देख के ही हम इंस्पायर होते हैं। कोई भी आदमी IPS IAS क्यों बनना चाहता है? क्योंकि हर साल कोई ना कोई IPS IAS बनता है, उससे प्रेरणा लेता है वो। जबकि बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होते हैं, 9,70,000 में से 712 ही तो सेलेक्ट हुए। लेकिन अब किन को देख के प्रेरणा लेंगे? 712 को देख के प्रेरणा लेंगे ना, तो वहाँ से वो हो गया, उस कोचिंग से वो निकल गया, वहाँ से वो निकल गई, वहाँ से वो निकल गया।
या जो लोग नहीं हो पाए उनसे प्रेरणा तो नहीं लेते ना, लेकिन प्रेरणा लेते हैं तो बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो हम भी प्रेरणा लेंगे तो किन से प्रेरणा लेंगे? जो कंपनी में आए, जिन्होंने काम नहीं कर पाए, फेलियर हो गए, उनसे प्रेरणा लेंगे, या जिन्होंने सफलता लेके दिखाई उनसे प्रेरणा लेंगे? आप बताइए। तो ये दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है। हम हर जगह, हर फील्ड में, दुनिया के हर क्षेत्र में उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं जो लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, सफलता लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लीड करते हैं। और उन्होंने जो अमल किया, फॉलो किया, उन बातों को हम भी फॉलो करते हैं, अमल करते हैं, तो हमारे को भी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये फ्रीज। तो 2003 में मेरी आईडी डली इस बिज़नेस में। 2003 में मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया। 2003 में ज्वाइन करने के बाद इस बिज़नेस को जैसे तैसे हर आदमी करता है तो मैंने भी किया। ये एक फंक्शन का पास था जहाँ पर सबसे पहले मैं ज्वाइन भी नहीं किया था इस बिज़नेस को, और इस फंक्शन के मैं अटेंड करने के लिए गया दिल्ली में, है ना। 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन था इसमें। ऑडिटोरियम था, एक एयरफोर्स ऑडिटोरियम, वहाँ पर मुझे इस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला। जब मैं ज्वाइन नहीं था, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था, मैं क्या करता था, प्लान देख रखा था। प्लान देखने के बाद में मेरा साइनअप कर लिया, और मेरे से जो साइनअप करने की जो भी था उन्होंने जमा करा लिया, और जमा कराने के बाद में मेरे को बताया ये साइनअप करने से आपको आजीवन ट्रेनिंग फ्री मिलेगी, ऐसे बोल दिया एक लाइन। तो मैं तुरंत, और मैं बोला ट्रेनिंग कब होती है? शुक्रवार को होती है, शाम को 6:30 बजे। जगह बता दी, मैं बोला ठीक है। मैं टाई लगा के डायरी पेन लेके पहुंच गया ट्रेनिंग में। मैं ज्वाइन नहीं किया। तो बोला अरे आप? हाँ, आपने बोला था ट्रेनिंग फ्री मिलेगी तो मैं आ गया लेने। आपने ज्वाइन तो किया नहीं, ज्वाइन कर लेंगे, उससे क्या दिक्कत है? ज्वाइन करना अलग बात है ना, ये तो ट्रेनिंग का तो फ्री है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, पैसे दिए हैं हमने, अब ट्रेनिंग लेंगे हम। बोला बड़ा पागल आदमी। ठीक है। संडे को पहुंच गए हम, संडे को पहुंच गए, टाई लगा के, अपना स्कूल वाली टाई थी हम पे, 15 अगस्त 26 जनवरी में लगाते थे स्कूल में, वही वाली थी, उसको लगा के पहुंच गए। संडे को पहुंच गए। बोला आप? हाँ, आपने बोला था संडे और फ्राइडे दोनों फ्री रहेंगे सिस्टम से, तो अटेंड करने आए हैं। तो बोले आपने ज्वाइन तो किया नहीं। ज्वाइन क्या, वो जो दे दी ना इसकी तो फीस, तो बाकी ज्वाइन तो अब हमारे हाथ में ना, कर लेंगे चाहे, आपको क्या जल्दी है, जब हमें जल्दी नहीं है तो। शुक्रवार को फिर पहुंच गए। बोले फिर आ गए? बोला हाँ फिर आ गए। सबसे आगे बैठ जाते, सबसे आगे। 1 महीना निकाल दिया इसमें हमने। सबसे ज़्यादा मेरे को देख करके जो चिढ़ता था, वो जिसने प्लान दिखाया था, प्लान मेरा, सबसे ज़्यादा। और इम्तिहान तब हो गई, उसने ओम प्रकाश जी से मेरी कंप्लेंट कर दी। बोले सर ये बंदा है ना, चटक साहब बैठा आगे, डायरी पेन लेके नोट कर रहा है, ज्वाइन नहीं है। और 1 महीने से परेशान कर रहा है, डीडी नहीं दे रहा है। ओम प्रकाश जी ने बोला, तो ऐसे चेला चपाटों को, तुमको हैंडल करना नहीं आता है, इसको ट्रेनिंग के बाद मेरे सामने बिठा देना, 2 मिनट में सेट कर दूंगा, ऐसे बोला होगा। मैं बोला मेरे को देखते रहे कहीं भाग ना जाए ट्रेनिंग के बाद। और बस मेरी आज पेशी थी, मुझे मालूम ही नहीं था, प्लानिंग हो चुकी थी। किसके सामने? ओम प्रकाश जी के सामने पेशी होनी थी, तैयारियां सारी हो चुकी थी घेरने की पूरी, है ना। इधर ओम प्रकाश जी भी सेट थे, बोला आज इसको सेट करके भेजेंगे। मेरे को बिठा दिया पूरा, बिठू के हाँ हूँ हाँ करके मैं निकल गया उधर से। हाँ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो उन्होंने समझ लिया, अपलाइन तो अपलाइन होते हैं, उन्होंने समझ लिया। बोला इसको ना थोड़ा दमदार डोज देनी पड़ेगी। तभी फंक्शन आना था। बोले इसको 200 रुपये का पास प्रमोट करो। फिर मेरे को बताया आप पास ले लो। मैं पास का नाम सुनते में, उन्होंने बोला प्रोग्राम है। मैं बताओ कहाँ पर है? बोला दिल्ली में। तो जरूर चलेंगे। 200 रुपये का पास है। सो मेरी नानी मर गई 200 को सुनते। 200 रुपये का पास है। कभी जीवन पिक्चर भी देखी होगी तो हमने वो सबसे सस्ती वाली टिकट लेके देखी होगी, बालकनी में ना बैठे होंगे। मैं पिक्चर वही देखनी, क्या जरूरत है बालकनी में ऐसे करो गर्दन करो। बोलो पिक्चर एक जैसी, सबसे सस्ती वाली टिकट लो। तो 200 रुपये हम क्यों दें? मैं बोला कंपनी आपकी, प्रोग्राम आपका, अगर हम ज्वाइन होंगे तो काम आपके लिए करेंगे, पैसे हम क्यों दें? ये तो आप लोगों को देना चाहिए ना। तो समझाया, सबने समझाया। मैंने, एक लड़का था जो हमारी टीम में नहीं था, इतने 3-4 हफ्ते में मैं समझ गया था अपलाइन डाउनलाइन क्या होते हैं, है ना। समझ में आ जाती है ना बातें, समझ में आ गया था। अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कोलाइन सब समझ में आ गया था। तो एक धीरज नाम का लड़का था, तो वो हमारी टीम में नहीं था। मतलब मैं ज्वाइन होता ना उस टीम में था, ना मेरे अपलाइन की टीम में था, वो दूसरी टीम में था किसी में।
तो उसने बोला, भैया, ऐसे एज में मेरे से थोड़ा छोटा रहा होगा, भैया एक काम करो, आप ना मेरे कहने से इस प्रोग्राम को अटेंड करो। तो मैं बोला, यार ये बंदा मेरे को प्रोग्राम अटेंड करने के लिए क्यों कह रहा है, मैं अगर ज्वाइन हो जाऊंगा तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये बात सही बोल रहा होगा, मैं तू ढंग से बता मुझे। तो उसने बताया, मैं बोला अच्छा ये बताओ 200 रुपये मेरे बेकार गए? तो बोला 200 रुपये बेकार नहीं जाएंगे, प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, खाने पीने का अरेंजमेंट रहेगा, वहाँ पर सब व्यवस्था रहती है। बोला अच्छा फिर तो ठीक है, लेकिन 200 रुपये फिर भी बेकार गए तो उसने बोला 200 रुपये बेकार गए तो मैं वापस कर दूँ। मैं, तुम क्यों करोगे? अरे तो मैं उनसे करा दूंगा वापस। फिर मेरे को लगा ये बंदा बढ़िया सही बात कर रहा है, मेरा ठीक है। फिर मैं 200 रुपये दे करके मैं पास ले लिया, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया। प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गए तो जैसे ही वहाँ ऑडिटोरियम के बाहर बढ़िया कैंपस था, वहाँ पहुँचे, सब बड़ा भीड़ टाई लगाए, मैं बड़ा मोटिवेट हो गया, मैंने बड़ा भीड़ आ रही है भाई। तो वहाँ उतरने के बाद में सुबह यहाँ से इंटरसिटी से हमको लेके गए थे ट्रेन से। बहुत भूख लगाई, बहुत तेज़ भूख लगाई, तो हमको रास्ते में इसलिए नहीं खाया रेलवे ट्रेन में कि उन्होंने बताया वहाँ इंतजाम होगा खाने पीने का, तो क्यों अपना खर्चा किया जाए खामा खामा, उधर ही खाएंगे, 200 रुपये दिए हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही देखा वहाँ बुफे लगा हुआ, मैं वाह क्या बढ़िया आदमी, मैं गलत सोच रहा था इनके बारे में। जैसे पहुँचे ला प्लेट उठाएं सबसे पहले, तो जैसे वो प्लेट उठाने के लिए वहाँ एक टाई लगा के साहब खड़े थे, उन्होंने बोला सर कूपन होगा, कूपन। मेरा कूपन तो कुछ नहीं है हमारे भाई, पास है, प्रोग्राम पास दिखा। बोला नहीं ये तो ये एंट्री अंदर जाने का है, कूपन होगा खाने का। मैं बोला यही है जो कुछ है, हम पे अलग से तो कुछ है नहीं। तो बोला वो काउंटर देख रहे हो? मैंने हाँ। वहाँ जाओ 75 रुपये जमा करो और वहाँ से कूपन मिले। भाई रे भाई, मैं बोला सरासर लूट है, धोखाधड़ी है, कुछ नहीं है, बकवासबाजी है। मैं तो कम बोल रहा था, मेरे संग जो एक और गया था, एक विजय मास्टर जी था, वो तो उखड़ पड़ा, बिफर गया वहाँ पर, रोने लगा। सब चोर हैं, सब कंपनी वाले, सब झूठे हैं, फ्रॉड है, ओपन धोखाधड़ी चल रही है। बोला था खाना मिलेगा, 75 रुपये की लूट हो रही है यहाँ पर। तो अब हमको कौन कंट्रोल करे? चलो भाग वापस चलो, पैसे चाहिए हमें अभी के अभी, 200 रुपये वापस, अभी के अभी। और वो जो बोल रहा था हम दे देंगे, वो बोला, वो पढ़े पढ़ाए थे पहले से ही, सर 200 रुपये वापस तो मिलेंगे, लेकिन आपको ना शाम तक रुकना पड़ेगा, प्रोग्राम क्लोजिंग के बाद ही मिल पाएंगे। मेरा ये तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम नहीं अटेंड करना चाहते, हमारा प्रोग्राम पैसा वापस करो। बोला नहीं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद 100% मिलेंगे वापस। अब तो बड़ी परेशानी हो गई, 8 घंटे रुकना है, शाम को मिलेंगे 200 रुपये। अब प्रोग्राम अटेंड करना इसलिए नहीं रुके, 200 रुपये वापस लेने इसलिए रुके, इसलिए रुकना है भाई, लोग लेके जाएंगे, ऐसे नहीं है खाली हाथ नहीं जाएंगे। सबने प्लानिंग की, बोला 200 रुपये लेने हैं। अब या तो बाहर गर्मी में मरो, या फिर मौका एक अटेंड भी कर लो और शाम को 200 रुपये भी ले लो, हमारा तो फायदा हो जाएगा। प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया और 200 रुपये भी वापस मिल जाएंगे। ऐसे करके सबने प्लानिंग की, बोले चलो अंदर। जैसे ही अंदर गए धमाका हो गया। मैं देखा ये तो अलग ही दुनिया है भाई। और वहाँ पर जा करके मेरा तो दिमाग सेट होना, सबका हो जाता है, मेरा भी हो गया। सही है, मैं भूल गया अपने 200 रुपये, खाना भूल गया, भूख भूल गया। मैं बोला अभी तो जापा होगा, दमदार काम करेंगे। उधर से सेट होके आया, इतना सेट हो गया, मैं बोला अभी तो सेट कर देंगे, हज़ारों को सेट कर देंगे अभी, ठीक है। तो वो उस प्रोग्राम को, वो दिन था, ये देखो कौन सा दिन था, 22 जून 2003 का दिन था, और मेरी आईडी डली 26 जून 2003 को, है ना। तो यहाँ से आने के बाद प्रक्रिया शुरू हुई और मैं ज्वाइन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से फिर इतिहास लिखने की तैयारी शुरू हुई। मतलब बड़ा काम करेंगे, छोटा मोटा नहीं करेंगे। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम मीटिंग तो अटेंड कर ली होंगी, तो फिर बार बार मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? कमाल धमाल तो एक ही में हो जाना चाहिए, बाकी तो फिर क्या है, फिर बाकी एक बार समझ गए, फिर हमको क्या समझाने की जरूरत है। लेकिन बार बार मीटिंग में किस लिए आना पड़ता है? अब खुद को नहीं समझाना पड़ेगा कभी भी किसी मीटिंग में, है ना। पकड़ पकड़ के लाएंगे, उनको समझवाने के लिए लाते होंगे, शायद आप समझवाने के लिए लाए होंगे, खुद को समझाने के लिए नहीं आए होंगे, है ना। हाँ ठीक है। बढ़िया। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई बिजनेस की। इस बिजनेस में मैंने इस प्रोग्राम को देखा, तब मैं ज्वाइन नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल सेट हो गया इस प्रोग्राम में। इस यहाँ के बाद फिर मैं बोला क्या करना है, अभी बड़ा धमाका करना है ना, छोटा मोटा काम नहीं करना है। फिर हम रोए नहीं छोटे मोटे कामों के लिए।
ऐसी छोटी मोटी तस्वीरें हैं ऐसी हैं। ये तो बहुत बात का है, 2007 का है फोटो है शायद, ये है ना, 2007 का है। उस समय पर हमारा काम ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा था, है ना, गरीबी की हालत थी, माली हालत ख़राब थी, ठीक है। तो ये रहता था। ये बेचारों पे, हमारी टीम के लोगों पे एक ही ड्रेस होती थी, फॉर्मल ओनली, तो उसी को ट्रिप पे भी वही पहन के गए थे। मैं थोड़ा अमीर था इसलिए मेरे पास कैजुअल भी थी, फॉर्मल भी थी। तुम्हारी बात। तो मैं स्टाइल दिखाने के लिए अपनी कैजुअल ड्रेस में पहना हुआ था, और मैं बोला तुम चलो बच्चों, बच्चा पार्टी आ जाओ, आ जाओ इधर, बेचारे गरीब गरीब है ना सारे, तो यही फॉर्मल है, यही मीटिंग में पहननी है, यही कैजुअल में, यही स्विमिंग पूल में, सब जगह यही पहननी पड़ती थी इनको सारे। जसवीर पे पैंट नहीं थी तो फौजी साहब 2 पैंट ले गए, तो एक जसवीर को देनी पड़ी फौजी साहब की, ऐसे करके काम चलाना पड़ा। पूरा बेल्ट लास्ट वाले उसमें लगाई रोल में मैनेज करने की। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सत्येंद्र जी फुल मोटिवेशन में है। और ये बगल में एक शेर खान साहब थे, ये शेर खान थे, बड़ा दमदार लीडर थे, ऐसे करके। और ये सब दिन हमारे निकले खट्टे मीठे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन जोश बहुत था। चेक आ रहा था नहीं आ रहा था, सेल आ रही थी नहीं आ रही थी, टीम बन रही थी नहीं बन रही थी, जोश में फुल रहते थे। जोश में इतना उड़ा देंगे पूरा, है ना, बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे, उड़ा देंगे, जोश बहुत रहता था। तो जोश में रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी, बहुत बड़ा काम खड़ा होगा। हमेशा पॉजिटिव एक्शन और रिएक्शन के साथ हर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हमें काम करना चाहिए। हमने भी ऐसा ही किया, है ना, हमेशा उम्मीद में रहे, जोश में रहे, और कभी दिमाग में ये बात नहीं आई गलती से भी कि हमसे काम नहीं होगा, बहुत बड़ा काम खड़ा होगा। ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है जहाँ से तस्वीर बदल सकती है ना। पहली बात तो मौके मिलते ही नहीं हैं, फिर मौके मिलते हैं तो उसको पहचानना भी चाहिए, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए, मौके तलाश में रहना चाहिए मौके की में, और मौका मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल जकड़ लेना है उसको, है ना। तस्वीर बदलने का मौका, इससे बड़ा मौका कौन सा हो सकता है बताओ, है। पहला पैर का कदम देखो और अगला वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, कितना दमदार हो सकता है। बड़ी बात है ना, छोटी बात तो नहीं है ना, बोलो बड़ी बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र में एक स्टोरी बन जाएगी, एक स्टोरी मतलब बन जाएगी ऐसी जिससे लोग, हज़ारों लोग इंस्पायर होंगे। आप बताओ इस दुनिया में 100, हमारे भारत में या दुनिया में 700 करोड़ लोगों में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनका नाम लेके दूसरे लोग इंस्पायर होते होंगे। कितना बड़ा पद हासिल करने का मौका है, जीवन को सार्थक करने का मौका है कि आपका नाम लेके, आपकी स्टोरी पढ़ के लोग, हजारों लोग इंस्पायर होंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। कितना बड़ा पद हासिल करने का मौका है। जब भी इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई किताब लिखी जाएगी, उस किताब में आपकी स्टोरी प्रिंट होगी नेटवर्क मार्केटिंग लेजेंड्स के ऊपर, तो उसमें कितनी बड़ी गौरव की बात है कि आपका नाम लेके लोग इंस्पायर होंगे। और कोई ज़्यादा रिस्क कुछ है नहीं, जाने के नाम पे कुछ है नहीं, बढ़िया एक दमदार पारी खेलनी है जहाँ से बड़ा काम हो सकता है ना। कुछ लोग गमले के पौधे की तरह रहते हैं, थोड़ा केयर एक्स्ट्रा कर दो तो पिघल, मतलब जैसे एक मग्गा पानी ज़्यादा डाल दिया इसमें तो मुरझा जाएगा, और 1 हफ्ते तक मत डालो तो भी मुरझा जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारे लीडर रहते हैं, ज़्यादा मीटिंग कर दो, किसी की काउंसलिंग कर दो, अरे मुझे मन समझाओ, संग रह लो उसके, थोड़ा साथ में रह लो, खा पी लो, तो पागल हो जाता है। ओ भाई, वो अपलायन को तुम जैसे 36 घूमते रहते हैं आजू बाजू, दूरट। और कोई अपलायन ना मिले, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो कोई आस पास आता ही नहीं है, मुझको तो कोई मिलता ही नहीं है, ये लो, है ना। उसके संग रहो तो प्रॉब्लम, और ना संग रहो तो प्रॉब्लम। तो ऐसे रहते हैं, लेकिन कुछ दमदार टाइगर रहते हैं। तो हमने अपने करियर में, हमने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए पहला सबक अपनी अपलाइनों से सीखा कि ज़िंदगी में कभी भी मुश्किलें आएँ तो उनका डट के सामना करना है। तो सामना करेंगे, जैसे आप कहीं जा रहे होंगे और रास्ते में कोई कुत्ता आपके पीछे भौंकना शुरू कर दे, तो आप डट के उसका सामना करो, बाद में दुम दबा के वो भागता है, ऐसा होता है। लेकिन आप भागोगे तो वो और दौड़ाएगा। तो मुश्किलें ऐसी क्या काम करती हैं, मुश्किलें क्या करती हैं, आप दौड़ेंगे तो और दौड़ाएंगी, लेकिन उनका डट के सामना करेंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाती हैं, भाग जाती हैं, है ना। तो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। सक्सेस इज बिकम गोल्डन विथ फेलियर, सक्सेस इज ओनली सिल्वर विदाउट फेलियर। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका सपना था पायलट बनना, जीवन में वो पायलट बनना चाहते थे।
तो पायलट बनने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए वो देहरादून जाते हैं। देहरादून गए, 1957 की बात है। तो इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं, और करीब करीब 9 टोटल कैंडिडेट थे इंटरव्यू देने वाले पायलट के लिए। 9 में से 8 सेलेक्ट हो गए। कितने हो गए? 9 में से 8 सेलेक्ट हो गए, एक रह गया। जो रह गया वो कलाम साहब थे। इतनी खराब किस्मत किसी की। इतना भयंकर डिप्रेस हुए, बोले 8 हो गए, एक में ही बचा। मतलब इतना गुस्सा आने लगा। फिर देहरादून से ट्रेवल करके आए, हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में पहुंच करके गंगा स्नान किया, बहुत परेशान थे। एक वहाँ आश्रम था, वहाँ बैठे थे संत के पास में। तो चेहरे से पता चल गया कि थोड़ा ये डिप्रेस हैं। बोले क्या बात है? तो उन्होंने पूरा अपने साथ जो घटना थी पूरी घटना बता दी। ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं पायलट के लिए फुल तैयारी में था, 9 कैंडिडेट में से 8 सेलेक्ट हो गए, मैं ही रह गया, मेरा ही दुर्भाग्य है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो उन संत ने उनको बताया, उन कलाम साहब को बताया कि गॉड हैज समथिंग मोर इन हिज स्टोर फॉर यू, कि परमात्मा की स्टोर में, खजाने में आपके लिए शायद इससे बड़ा कुछ और है, वह देना चाहता है, इसलिए आपको ये देना नहीं चाहता। तो जब ये बात बोली तो थोड़ी उनको उम्मीद जागने लगी। बोला हो सकता है आपकी बात सत्य हो, है ना? और वो क्या उड़ाना चाहते थे? हवाई जहाज उड़ाना चाहते थे, है ना? लेकिन बाद में परमात्मा ने उनके लिए कौन सी जगह बना रखी थी? हवाई जहाज से भी ऊपर अंतरिक्ष में जाने वाले यान उड़ाने की, हैं? बताओ, मिसाइल मैन बनने के लिए। और इस देश के पूरे गौरवशाली, पूरे ब्रह्मांड में सबसे गौरवशाली देश के सबसे ऊंचे पद पर विराजमान होने की, है ना? भारत रत्न पाने की, भारत के रत्न बनने की, है ना? अगर कहीं वो स्वीकार कर लेते, वहीं सेलेक्ट हो जाते, तो कई बार तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे जीवन में ऐसा होता है, कई बार हमारे हाथ खाली रह जाते हैं, तो हम अफसोस करते हैं और अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन परमात्मा के खजाने में हो सकता है उससे बेहतर हमारे लिए कुछ और इंतजार कर रहा हो, है ना? उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और मौका मिले तो चौका मार देना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, है ना? आप लोग मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं? कितने लोग मानते हैं? बहुत बढ़िया।